गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल गोल्स क्रिएटर पे। आज मैं ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी क्लास 12 के चौथे क्लास में उपस्थित हूँ, जिसमें हम लोग अगले 10 प्रश्नों पे डिस्कस करेंगे। तो आइए आज का पहला प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 31 जो हमारे पास है वह है कि डीएनए अणु में साइटोसिन 18% हो तो एडेनिन का प्रतिशत क्या होगा। इन अ डीएनए मॉलिक्यूल द साइटोसिन इज 18%, देन द परसेंटेज ऑफ एडेनिन विल बी। यहाँ चलिए आइए प्रश्न को समझें। यहाँ पे दिया हुआ है साइटोसिन 18% है और हमसे ये पूछा गया है कि एडेनिन कितना परसेंट है, अमाउंट ऑफ एडेनिन विल बी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें डीएनए के स्ट्रक्चर को समझना होगा। हम डीएनए के स्ट्रक्चर में जानते हैं कि एडेनिन थायमिन के साथ जुटा होता है और ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुटा होता है। यहाँ पे ये देखना ज़रूरी है कि जितना परसेंट साइटोसिन का होता है उतना ही परसेंट ग्वानिन का होता है और जितना अमाउंट थायमिन का होता है उतना ही अमाउंट एडेनिन का होता है परसेंटेज के हिसाब से। तो अब हमारे सवाल में दिया गया है साइटोसिन 18% है, तो साइटोसिन 18% है तो निश्चित तौर से ग्वानिन भी 18% होगा। चलिए अब हमसे पूछा गया कि एडेनिन का प्रतिशत क्या होगा। हमने एडेनिन को x मान लिया, तो यदि एडेनिन को हम x मानेंगे तो थायमिन को भी हमें x मानना होगा क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं। अब चलिए यहाँ से वहाँ तक यानी कि एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन सब मिल के कितना परसेंट हो गए, 100%। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को बनाते हैं। यहाँ पे क्या लिखें, x और x मिल के यहाँ पे कितना हो गया 2x प्लस 18 प्लस 18 36 इज इक्वल टू 100। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 2x का मान कितना हो जाएगा, 100 में से 36 माइनस होगा तो हमें कितना प्राप्त होगा, 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 6 4 एंड 9 माइनस 3 6। तो यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ x इज इक्वल टू 64/2। तो हमें प्राप्त हुआ कितना 32%। तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा 32%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या जो 32 है हमारे पास है कि विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है। विडाल टेस्ट इज डन टू कन्फर्म, किस बीमारी को कन्फर्म करने के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। तो विडाल टेस्ट टाइफाइड को कन्फर्म करने के लिए किया जाता है, याद रखेंगे आप लोग, ये इसका आंसर होगा टाइफाइड। ये बहुत प्रसिद्ध टेस्ट है विडाल टेस्ट, तो आप याद रखें विडाल परीक्षण टाइफाइड के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास है, HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है। HIV अटैक्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स। हमारे पास ऑप्शन है बी सेल, नंबर बी में है टी सेल और है इपिथेलियल सेल या टी हेल्पर सेल्स। इनमें से ये बताना है कि क्या वो बी कोशिका पर आक्रमण करते हैं या टी कोशिका पर आक्रमण करते हैं या इपिथेलियल कोशिकाओं पे करते हैं या बी हेल्पर सेल्स पे, बी सहायक कोशिकाओं पे आक्रमण करते हैं HIV। सबसे पहले देखें कि HIV होता क्या है। HIV एक वायरस है जिसे हम ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस के नाम से जानते हैं। जब यह किसी व्यक्ति पे अटैक करता है तो वह उसके इम्यून सिस्टम को, यहाँ पे जैसे कि दिया गया है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी, मतलब इम्यून सिस्टम जो हमारा है, रोग प्रतिरोधी क्षमता है, डिफेंस करने की जो क्षमता है वो उसमें क्या हो जाती है, डिफिशियंसी हो जाती है, कमी हो जाती है। यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम को ही ये ध्वस्त कर देता है, समाप्त कर देता है ये HIV। अब यहाँ पे है कि ये किस सेल पे आक्रमण करता है ये देखना है। तो ये आक्रमण करता है टी हेल्पर सेल्स पे, जिसे हम CD4 सेल्स के नाम से भी जानते हैं। ये वाइट ब्लड सेल्स होते हैं CD4 सेल्स या
टी हेल्पर सेल्स। जब व्यक्ति HIV से संक्रमित होता है तो CD4 सेल्स को काउंट कर हम उसके इम्यून सिस्टम से ये जानते हैं कि व्यक्ति का इम्यून सिस्टम अभी किस स्थिति में है। तो निश्चित तौर से अगर किसी व्यक्ति को एड्स होता है या HIV से संक्रमित होता है तो उस स्थिति में हम लोग जो काउंट करते हैं वो वाइट ब्लड सेल्स को काउंट करने का जो काम करते हैं, जिसपे वो अटैक करता है टी हेल्पर सेल्स पे, तो उसको देख के हम ये उसके इम्यून सिस्टम की स्थिति का पता लगाते हैं। ये सेल्स, अब ये इन सेल्स का काम क्या है? टी हेल्पर कोशिकाएं या टी सहायक कोशिकाओं का काम होता है ये एक्टिव करती हैं बी सेल्स को। किस लिए? कि अगर कोई एंटीजन हमारे शरीर में गया है तो उसके लिए एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने का काम ये बी सेल्स करते हैं, और इस बी सेल को एक्टिव करने का काम टी हेल्पर सेल्स करते हैं। लेकिन HIV उन टी हेल्पर सेल्स को ही समाप्त कर देता है। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा यहाँ, तो बी सेल नहीं होगा, टी सेल्स भी नहीं होगा और इपिथेलियल सेल ना होगा। हमारा आंसर होगा टी हेल्पर सेल, जिसका कि दूसरा नाम CD4 सेल्स भी है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 हमें दिया गया है, एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन है। केमिकल रिलीज ड्यू टू एलर्जी इज, क्या है? हिस्टामिन, सेरोटोनिन, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऐसा केमिकल है जो एलर्जी के दौरान रिलीज होता है? तो सबसे पहले दिया है हिस्टामिन। हिस्टामिन एक ऐसा केमिकल पदार्थ है जो अगर हमारे मास्ट सेल से निकलता है तो एलर्जी उत्पन्न करता है। तो ये तो होगा ही, हिस्टामिन होगा, निश्चित है। तो हिस्टामिन एकदम सत्य है। और फिर देखा जाए सेरोटोनिन। जनरली सेरोटोनिन को हम लोग हैप्पी हार्मोन के नाम से जानते हैं। हमारा खुश रहना इसी हार्मोन पे डिपेंड करता है। हमारा मूड कैसा है ये डिपेंड करता है सेरोटोनिन पे। लेकिन एक गड़बड़ी हो जाती है, जैसे ही एलर्जी होगी, हिस्टामिन के कारण एलर्जी होगी, और ये जब भी हिस्टामिन एलर्जी उत्पन्न करेगा तो साथ साथ सेरोटोनिन को भी रिलीज होने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ पे मैंने लिखा है हिस्टामिन स्टिमुलेट्स सेरोटोनिन ड्यूरिंग एलर्जी। यानी कि अगर केमिकल की बात की जाए कि कौन सा केमिकल रिलीज होता है, तो चलिए ये तो हिस्टामिन तो निकलता है, निश्चित है, लेकिन साथ ही साथ ये स्टिमुलेट करता है सेरोटोनिन को भी, इसलिए इसका स्राव भी एलर्जी के दौरान बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा वो बोथ होगा, बोथ ए एंड बी। तो सेरोटोनिन को हम लोग हैप्पी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, इसे भी याद रखें, क्योंकि अगर दूसरे प्रश्नों में कहीं आता है कि हम लोग किस हार्मोन को हैप्पी हार्मोन के नाम से जानते हैं, तो वहाँ पे आपका आंसर सेरोटोनिन होगा। लेकिन यहाँ एलर्जी में हिस्टामिन और सेरोटोनिन दोनों केमिकल हमारे शरीर से रिलीज होते हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी होगा। आइए चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को। क्वेश्चन नंबर 35 हमें दिया गया है, ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उन्हें कहते हैं। यहाँ पे दिया गया है द सब्सटेंसेस टू विच एन इम्यून रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड आर कॉल्ड, क्या कहलाता है? एलर्जन या एलर्जेंट्स या वैक्सीन्स, टीका कहलाता है कि एंटीबॉडी कहलाता है या एंटीजेन कहलाता है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि प्रतिरक्षा अनुक्रिया हमारे शरीर में कैसे होती है। जब भी कोई बाहरी एजेंट हमारे शरीर के भीतर प्रवेश करता है या हमारे शरीर के वैसे पदार्थ जो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को ऐसा लगता है कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, वह उनको मारने के लिए तैयार हो जाता है, उनको शरीर से भगाने के लिए तैयार हो जाता है, और उसके लिए भगाने के लिए
जो चीज़ें बनती हैं हमारे शरीर में उसको हम लोग एंटीबॉडी के नाम से जानते हैं। तो दुष्टों को भगाने के लिए जो हमारे शरीर में जो भी एजेंट से बाहरी आए जो हमें हानि पहुंचा सकते हैं उनको भगाने के लिए एंटीबॉडी का निर्माण होता है। तो जो दुष्ट हमारे शरीर में प्रवेश किए, जो कोई भी पदार्थ हो, कुछ भी हो, या सजीव हो, निर्जीव हो, किसी रूप में हो, यदि उससे हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को ये लगता है कि हानि पहुंच सकती है तो उसके लिए वो एंटीबॉडी बनाता है और एंटीबॉडी उसको नष्ट करने का काम करता है। तो जो चीज़ें हमारे शरीर में पहुंचती हैं बाहरी एजेंट के रूप में उसे हम लोग एंटीजेन कहते हैं, एंटीजेन के नाम से जानते हैं। तो हमें एंटीबॉडी बनाने की का काम क्यों करना पड़ा, एंटीबॉडी हमारे शरीर ने क्यों बनाया, किस चीज़ के लिए एंटीबॉडी बनाया, तो ये हमसे पूछा गया है कि ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है, यानी कि जिसके लिए हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करना पड़ता है, तो उसे क्या कहते हैं। तो जिसके लिए एंटीबॉडी का निर्माण करना पड़ता है उसे हम लोग एंटीजेन के नाम से जानते हैं। ये हमारे शरीर को हानि पहुंचा सकता है, तो इसके लिए पहले से ही हमारे शरीर में सब तैयार रहता है इम्यून सिस्टम जो उसका विरोध करता है, एंटीबॉडी उसको जाके मारता है। तो इसीलिए हमारा आंसर जो होगा यहाँ पे वो एंटीजेन होगा। अगला है अगला प्रश्न है कि बायोगैस में होता है, बायोगैस कंटेंट्स, बायोगैस में कौन कौन से गैस होते हैं। यहाँ ऑप्शन है CO2, फिर है H2, फिर है CH4, ऑल ऑफ दिस। निश्चित तौर से बायोगैस में मेथेन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, CH4 होता है, लेकिन ये कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेथेन ही होता है, मेथेन के साथ अन्य गैस भी होते हैं, CO2 होता है, H2 होता है, SO2 भी होता है, जो कि अब यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे तमाम गैसें होती हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो होगा ऑल ऑफ दिस। अब चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 37, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है, इन विच स्टेज डज क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस। क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया जब सेल डिवीज़न होता है तो उस समय प्रोफेज फर्स्ट की 5 प्रावस्थाएं होती हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकेनेसिस। फिर से सुन लीजिए, यहाँ पे प्रोफेज फर्स्ट की 5 अवस्थाएं जो होती है होता है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकेनेसिस। तो जिसके मध्य में, ठीक मध्य में क्रॉसिंग ओवर का काम होता है। तो चलिए हम यहाँ पे 5 रखते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर कहाँ हो रहा होगा। तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, बीच में आ रहा है पैकिटीन। तो देखेंगे कि यहाँ पे ऑप्शन में पैकिटीन कहाँ पे है, तो यहाँ पे पैकिटीन C में है, तो हमारा आंसर होगा C। क्वेश्चन नंबर 38 हमारे सामने है, PCR से किसकी जांच होती है। PCR इज यूज टू डिटेक्ट HIV, TB, कलरा और कैंसर। इसमें से किसकी जांच PCR द्वारा की जाती है। PCR यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन द्वारा इसमें से किसकी जांच की जाती है। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में DNA को हम लोग बाहर निकाल के और तब उसका स्टडी करते हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वह प्रक्रिया है जिसमें हम लोग DNA को बाहर निकालते हैं सेल से और उसका स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे TB में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती और कलड़ा में भी इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती चेक करने के लिए। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, HIV और कैंसर। तो आपको बता दें कि कैंसर के सेल्स को बहुत हद तक ये PCR जांच नहीं कर पाता है। बहुत सारे कैंसर के ऐसे सेल्स हैं जिसकी पहचान वहाँ नहीं हो पाती है, लेकिन अगर देखा जाए तो उससे बहुत कम हद तक कुछ कैंसर के चीज़ों को जांच किया जा सकता है, किया जा सकता है, किया जाता नहीं है, लेकिन अगर चाहा जाए तो किया जा सकता है। यहाँ पे पूछा है कि PCR से किसकी जांच होती है, तो निश्चित तौर से ये भी कैंसर जो है वो ऑप्शन में नहीं होगा। PCR से जो जांच होती है सबसे अधिक वो होता है HIV की जांच की जाती है। तो सही ऑप्शन हमारा HIV है। अगला है
39 प्रत्येक जीवित पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन जाता है, इस गुण को कहते हैं। एवरी लिविंग सेल ऑफ प्लांट कैन गिव राइज टू द होल प्लांट, दिस प्रोसेस इज नॉन एज। तो चलिए, एक प्रक्रिया होती है जिसमें एक सेल अगर पूर्ण रूप से विकसित होके सारे अंगों का निर्माण कर दे, कोई एक सेल पूर्ण रूप से विकसित होके सारे अंग का निर्माण कर दे, तो वह प्रक्रिया कहलाती है टोटिपोटेंसी। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं हम लोग कि जीवित पादप कोशिका क्या है? एक छोटी सी कोशिका है। तो ये एक छोटी कोशिका अगर डेवलप होके पूर्ण रूप से पूरा वृक्ष का रूप ले ले, तो यानी कि इस एक सेल से पूरा बॉडी के जो संपूर्ण पार्ट हैं वो बन जाए, तो इसलिए यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो टोटिपोटेंसी होगा। बाकी जो हमारे ऑप्शंस होंगे वो गलत होंगे। अब हम देख भी लेते हैं कि इसमें क्लोनिंग में हम लोग जैसे कि जानते हैं, क्लोनिंग में हम लोग क्या करते हैं? क्लोनिंग में एक ही चीज़ का 2 कॉपी तैयार करते हैं अलैंगिक जनन होने वाले जीवों का। और सोमा क्लोनल जो मेथड है, इसे क्लोनिंग की एक विधि है जिसमें क्लोनिंग में अगर 2 अलग अलग प्रकार की चीज़ें बने, अगर किसी भी वस्तु का थोड़ा सा भी उसमें अंतर आ जाए तो उसे हम सोमा क्लोनल कहेंगे। तो ये क्लोनिंग वाला ऑप्शन भी नहीं होगा और सोमा क्लोनल वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। सोमा क्लोनल क्लोनिंग से संबंधित है, तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा टोटिपोटेंसी। आइए आज के 40वें और अंतिम प्रश्न को देखते हैं। 40वां प्रश्न दिया गया है, आवृत बीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या है? व्हाट इज द पोलिडी लेवल ऑफ द क्रोमोसोम्स इन इंडोस्पर्म्स ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट? यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में है हमारा, सॉरी यहाँ पे एन होना चाहिए था, एन, बी में 2n, सी में 3n और नंबर डी में है बोथ ए एंड सी। कौन सा सही है? तो आइए सबसे पहले हम देखें कि जो एंडोस्पर्म का निर्माण कैसे होता है। जिस समय ये पॉलन ग्रेन गिरता है स्टिग्मा पे, तो स्टिग्मा पे गिरने के बाद जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया अंत में जब होती है, तो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया तक ये क्या क्या होता है? तो फर्टिलाइजेशन के कुछ पहले 2 पोलर न्यूक्लियाई, ध्रुवीय केंद्रक आपस में जुड़ के सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। और तो यहाँ पे सवाल होगा कि सेकेंडरी न्यूक्लियस में कितने न्यूक्लियाई आपस में मिले होते हैं? तो 2। और जब पॉलन ग्रेन से निकलने वाले 2 मेल गैमेट्स जो होते हैं, तो उसमें से एक मेल गैमेट इसके साथ आके मिलता है। तो यहाँ पे पहले से ही 2 जो मिले हुए हैं ध्रुवीय केंद्रक के 2 न्यूक्लियाई यहाँ पे मिले हुए हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस में, और यहाँ पे क्या है, मेल गैमेट आके एक मिल रहा है। तो कुल मिला के यहाँ पे कितने हो गए ये न्यूक्लियस? कुल मिला के न्यूक्लियस की संख्या हो गई 3। और इससे हमारा बनता है प्राथमिक भ्रूणपोष, प्राइमरी इंडोस्पर्म। हम लोगों ने बार बार ये वर्ड सुना होगा ट्रिपल फ्यूज़न। तो वही ट्रिपल फ्यूज़न है, यहाँ पे 2 ये और एक ये तीनों मिल के यहाँ पे फ्यूज़ करते हैं और तब जाके प्राथमिक भ्रूणपोष का निर्माण हो रहा है। इसलिए इसे हम किस नाम से जानेंगे? इसे हम जानेंगे यहाँ पे जो सेल्स होंगे, यानी कि सॉरी, यहाँ पे आवृत पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की गुणसूत्रता, यानी कि जो गुणसूत्रों की संख्या होगी वो 3 गुनी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 3 सेल एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो 2n ना होकर वो क्या हो जाएगा? 3n होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।